हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी को। आपका कौशल भैया आज आपके सामने लेकर आए हैं एक क्लास 10 का खूबसूरत सफर। इसमें आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने आए हैं तो कुछ मेरे प्यारे बच्चों जो हैं वो काफी मिस फीलिंग होंगे कि कुछ बच्चे उसमें एक्साइटेड होंगे, कुछ बच्चे नर्वस होंगे। लेकिन आज के बाद जो क्लास 10 सोशल साइंस का जो क्लास 10 होगी उसमें सभी बच्चे एक्साइटेड ही रहेंगे आज से। तो दोस्तों, आज तक आप लोगों ने क्लास 10 में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज से क्या पढ़ेंगे, कौशल भैया आपके सामने आ गए हैं और एसएसटी का एक मिसाल बन के आपके सामने खड़ा होंगे और आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर फोड़ के आइएगा एक एक क्वेश्चन को, और एनसीईआरटी का भी इसमें सभी चीज आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, आपको मेरे टीम को फॉलो करना है। और कहिएगा सर आपका इंस्टाग्राम का फॉलो कर देते हैं, नहीं, मेरे टीम को सिर्फ फॉलो कीजिए और जो जो चीज हम लोगों ने आप लोग के लिए बताते चलेंगे उन सभी चीज को आप लोग ने अपने कॉपी पे बारीकी से नोट करते चलिए। और मैं आज जो आप लोगों को क्लास होने वाली है, इतिहास का क्लास होगी और ये सेशन काफी बेहतरीन होगी। ये हम नहीं कहेंगे, आप खुद कहेंगे। आप हमारे क्लास में जुड़कर 5 दिन देख लीजिए, 5 क्लास करके देख लीजिए। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बताइएगा। और हमारे वीडियो इंडिया के किस किस कोने से देख रहे हैं जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बिहार से किस किस जिले से हैं एक बार लिख दीजिएगा। और अपने भैया से प्यार करते हैं तो रेत वाला दिल भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं। मैं बिना टाइम गंवाए हुए, बिना किसी देरी के कल का लेक्चर अगर आप लोग को देखिए, सबसे पहले पिछले लेक्चर जाके आप देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में जो दिया हूं उसमें डिटेल में बता दिया गया है कि कौन चैप्टर कितने वेटेज का कितने नंबर से पूछा जाता है, कौन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज को मैंने जिक्र कर दिया हूं पिछले का लेक्चर। वो लेक्चर एक बार आप लोग जाकर जरूर देखें। और यहाँ पे आइए, आज आप लोग एसएसटी का अगर एसएसटी में आप लोग को दिल नहीं लग रहा है, एसएसटी से प्यार करवा देंगे, इस चीज को मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा बताओ, एसएसटी से प्यार नहीं हो जाएगा? तुम्हारे गर्लफ्रेंड से अगर प्यार होती है उसे छोड़ देते हो, बाद में नहीं ना छोड़ते हो। चलो गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, अगर बीवी से बोरिंग हो जाओगे तो छोड़ देते हो ना, नहीं छोड़ोगे, उससे प्यार करके रखना है। इसी तरह अगर एसएसटी में आप लोगों को प्यार ना हो जाए तो फिर कहना मेरा कौशल भैया ने झूठा बोले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एसएसटी जो है, एसएसटी में सभी बुक के बारे में मैंने जिक्र कर दिया था आपको। और आज एसएसटी का जो मिशन 2027 में लेक्चर फर्स्ट है, कौन सा है ये लेक्चर फर्स्ट है। तो फर्स्ट लेक्चर जो को भी आप लोग एक नोट कॉपी रखना है, ठीक है, वहां से आप लोग नोटबुक में उतारते चलना है, जैसे बताएंगे वैसे वैसे नोट करते चलना, ठीक है। अगर इन सभी चीजों को आप लोग को पीडीएफ चाहिए, एक हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए यहाँ पे 7827578573, ठीक है। यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप करके अपना पीडीएफ ले सकते हैं। तो मैं बिना टाइम गंवाए हुए सबसे पहले देखिए, आज जो हिस्ट्री का बुक पढ़ाने वाले हैं, लेक्चर फर्स्ट है और इतिहास से हम लोगों ने चालू करेंगे। कहिएगा सर इतिहास होता क्या है? इतिहास हम पहली बार सुने हैं। दोस्त, इतिहास क्या होता है, इतिहास की जानकारी मैं बता देता हूं। इतिहास उसी को कहते हैं जो बीते हुए समय में या फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, उन्हीं सभी चीज को हम लोगों ने क्या कहते हैं, इतिहास का। देखिए यहाँ पर इतिहास लिखा है, यहाँ पर इतिहास के इंट्रोडक्शन भी आप लोग लिख सकते हैं। इतिहास का इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं? अतीत में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। कहिएगा सर अतीत में अध्ययन क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिख देता हूं। पहले रुकिए, लिख देता हूं, अतीत का अध्ययन करना ही अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। देखिए, अगर यहां से हमारे राइटिंग समझ नहीं आता है तो हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग नोट करते जाइएगा, अन्यथा आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। क्या कहता है सबसे पहले देखिए, इतिहास किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो अतीत का, अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्तमान, भूत और भविष्य। ये चीज यहाँ पर लिखे, वर्तमान, भूत और भविष्य। जैसे मान के लिए कौशल भैया है, मान के चलो कौशल भैया का शादी आज से 20 साल पहले है, उन शादी के बारे में सभी चीज मुझे बायोडाटा मुझे जानना है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को इतिहास कहते हैं। इसी चीज को जानकारी लेने के लिए
उसी सब चीज को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो इतिहास के बारे में ऐसे जान सकते हैं। बाकी आपको बेहतरीन सेशन होने वाली आगे बहुत ही अच्छे से इस चीज को मैं आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इतिहास किसे कहते हैं, यहाँ पर एक और मैं आप लोग को डिफिनेशन, ये तो शॉर्टकट में है, कोई अगर कहीं पूछ दिया तो बोल देना है, ठीक है। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, लेकिन आपको थोड़ा 2 नंबर पूछ दिया जाएगा तो वहां पर इतना लिखना है, ठीक है। प्राचीन काल से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्तमान इतिहास कहलाता है। अब कहिएगा सर प्राचीन काल क्या होता है, जो भूतपूर्व बीते हुए काल में जिस घटना का हुआ है उससे नवीनतम काल मतलब अभी वर्तमान काल में आने वाली मानव जाति से संबंधित, जैसे मानव के द्वारा उस टाइम क्या हुआ था, कौन ऐसा चीज है जो हुआ था, और उस चीज को जानकारी अगर हम लोग वर्णन कर रहे हैं, इसी को इतिहास कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग यहाँ तक समझ में नहीं आया है, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, इसको मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको दूंगा स्पेशल आपके लिए, ठीक है। देखिए सबसे इतिहास को क्या कहते हैं, उसके बाद इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। इतिहास को क्या किया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास के पिताजी कौन है, हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस है। यहां तक ने आप लोगों ने अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस, आप समझ गए हैं। लेकिन इस चीज को आप लोग अपने नोट्स में जरूर बना के लिख लीजिए इस तरीका से, ठीक है। वहां पर अगर पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में इतिहास का पिता कौन है, तो हेरोडोटस। इस क्लास का जो 10 ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपको इसी नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक लेक्चर से आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में फिर से लिख के उसके बाद समझाता हूँ, थोड़ा समय आप लोगों को कम लगे, ठीक है। और कम समय में बेहतर से बेहतर हम लोग क्लास देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए तब तक के लिए इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, तो पिछले स्लाइड को आप लोगों ने अच्छे से देख ली है। अब देखिए इतिहास का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में मुझे जानकारी लेना है। सबसे कहिएगा सर यूरोप क्या है, यूरोप एक देश है। इस देश में कितने देश हैं यूरोप में, तो 44 देश हैं, जिसमें 7 महादेश हैं, ठीक है। इसमें यूरोप में कितने 44 देश हैं और जिसमें 7 महादेश है। 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, एशिया, और एशिया के अंतर्गत ही क्यों आता है, भारत, ठीक है। अब कहिएगा सर सबसे बड़ा जब महादेश एशिया है तो सबसे छोटा महादेश कौन सा होगा, इसी जगह आप लिख सकते हैं सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा महादेश, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। देखिए विश्व का भौगोलिक क्षेत्र को महादेश कहते हैं, विश्व में का भौगोलिक क्षेत्र का महादेश कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने समझ गए होंगे। फिर अब देखिए राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है, तो सबसे पहले राष्ट्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्र क्या है, तब जानेंगे राष्ट्रवाद के बारे में, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्र के बारे में जानते हैं। राष्ट्र के बारे में देखिए राष्ट्र क्या है। फ्रांसीसी चिंतक एर्नेस्ट रेनर ने राष्ट्र को सिर्फ भूसीमा या राजवंश नहीं, बल्कि भूसीमा या राजवंश नहीं माने कि राजाओं के द्वारा जो शासन किया जाता है उसका नहीं, बल्कि लोगों को साझी यादें, संघर्ष, त्याग और आज साथ रहने की इच्छा के रूप में समझाया। जैसे कि हमारे जो सभी लोग हैं एक जगह बैठ के बात करने के बारे में, और कई सारे जो एक साथ एकजुट रहने के, किसी चीज को किसी काम के पीछे संघर्ष करने के बारे में समझाया था। कौन समझाया था, राष्ट्र के प्रति किसकी भावना था, तो फ्रांसीसी चिंतक एर्नेस्ट रेनर। कहाँ के थे, फ्रांस के, कौन, एर्नेस्ट रेनर। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ तक आप लोगों ने समझ गए होंगे, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। इस तरह से आप लोगों को एक एक पॉइंट को पढ़ाएंगे, बुक पढ़िएगा तो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, ठीक है। वहां से हम लोगों ने बुक को काफी सरलता से एक एक चीज को देखकर उसके बाद आप लोगों के सामने पढ़ा रहे हैं। कोई भी चीज उसमें से छूटना नहीं चाहिए बुक से, और आप लोग बुक को रीडिंग करके आइएगा कल से, ठीक है। इसी चैप्टर को आगे रीडिंग करके आइएगा। फिर चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, पिछले स्लाइड में आप देख लिए थे राष्ट्र का। अब देखिए राष्ट्रवाद, ठीक है, क्या है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्र है ना, उसी को राष्ट्रवाद भी, इसी को डीपली में थोड़ा और बताएंगे थोड़ा सा ही। अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह, प्रेम, लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। मान के चलिए ये एक बॉर्डर है, ठीक है,
यहाँ पे हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है। ये लड़का पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर दे और हम अपने बॉर्डर पे सुरक्षा करते हैं। क्या हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश में इसको आने देंगे? जैसे ही आएंगे चुट्टा को, गधा को ठोंटे पकड़ेंगे, लेकर बिक देंगे, उस पार फेंक देंगे या रहने देंगे? इसी को कहते हैं राष्ट्र, इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्नेह और लगाव को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने समझ गए होंगे। देखिए, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहां जगा था? राष्ट्रवाद की भावना यूरोप के फ्रांस में जगा था। राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले यूरोप के फ्रांस में जगा था। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, राष्ट्रवाद की भावना यूरोप सबसे पहले यूरोप के फ्रांस से जगा था। कहां से जगा था? यूरोप के फ्रांस से जगा था। फ्रांस में राजतंत्र था। कैसा शासन था? जहां राजा के द्वारा शासन चलता था, उसको क्या कहते हैं? राजतंत्र। जैसे लिख लो यहाँ, राजा के द्वारा। यहाँ पर कैसा शासन था? राजतंत्र शासन था, जैसे राजा के द्वारा चलता था। ठीक है, तो राजतंत्र इसी को कहते हैं, जहां राजा का शासन होता है उसी चीज को राजतंत्र कहते हैं। तो राजतंत्र कहते क्या? राजा के द्वारा। जब राजा, यहाँ पर राजा का अपना हुकूमत चलता था और उसके बाद जनता, फ्रांस का राजा निरंकुश था। फ्रांस का राजा कैसा था? फ्रांस का राजा कैसा था दोस्त? फ्रांस का राजा निरंकुश था। फ्रांस का राजा, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर। ठीक है, ये सब पॉइंट लिखते जाना। फ्रांस का राजा कैसा था? फ्रांस का राजा निरंकुश था। कैसा था? फ्रांस का राजा निरंकुश था। अब निरंकुश के मतलब क्या? जन कल्याणकारी कार्य। फ्रांस का राजा कैसा था? निरंकुश था, जन कल्याणकारी, जन कल्याणकारी कार्य। ठीक है, जन कल्याणकारी कार्य। इसके कहने का मतलब है फ्रांस के राजा निरंकुश था, यानी जनता पर अधिक कर लगाते थे। कर का मतलब समझ रहे? यहां पर लिख लो, जनता पर अधिक। यहां तक क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यहां तक दिखाई दे रहा है, देखिए तो। ठीक है, यहां पे दिखाई दे, जनता पर अधिक कर लगाते थे। कर का मतलब क्या होता है पता है आपको? कर का मतलब होता है टैक्स, यानी जनता पर अधिक टैक्स लगाते थे। कौन? तो राजतंत्र का जो फ्रांस की राजा निरंकुश था, जिन्होंने काफी अधिक कर लगाते थे। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी दोस्तों? पूछ जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। लुई 16वां बुर्बो वंश का राजा थे। लुई 16वां कौन वंश का राजा थे? लुई 16वां बुर्बो वंश के राजा थे। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक आप लोगों ने समझ आ गया होगा, आई होप। और आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, जो काफी बेहतरीन है। और फ्रांस का जो 1791 में संवैधानिक कार्य जो अंत होती है, उन सारी चीजों को आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड को आप लोगों ने तब तक के लिए देखिए। सबसे पहले एक बार और बता देते हैं, राष्ट्रवाद क्या है आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह, प्रेम, लगाव भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले यूरोप के फ्रांस में जगा था। और फ्रांस जो है, फ्रांस में राजतंत्र चलता था, जैसे राजा के द्वारा, जहां राजा शासन करते हैं उसी को राजतंत्र कहते थे। फ्रांस का राजा निरंकुश था। फ्रांस का राजा कैसा था? तो निरंकुश था। फ्रांस का राजा कैसा था? निरंकुश था, क्योंकि वो जनता पर अधिक कर लगाते थे। कर का मतलब टैक्स होती है। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों ने समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक। हाँ, देखिए अब क्या है, जो फ्रांस में 1791 में संवैधानिक गणतंत्र आ गया। संवैधानिक गणतंत्र कब आया? 1791 में। कब आया? 1791 में। और 1793 में लुई 16वां का मृत्यु हो गई थी। कब हुई था? 1793 में लुई 16वां का मृत्यु हो गया है। कोई अगर पूछ देगा लुई 16वां का मृत्यु कब हुआ है, तो 1793 में हुआ था। फ्रांस में प्रजातंत्र शुरू हो गया। इनको मरने के बाद फ्रांस में प्रजातंत्र शुरू हो गया, तो इससे पहले वहां पर राजा का शासन था। लेकिन देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, गणतंत्र, इसको लोकतंत्र भी कह सकते। ठीक है, लोकतंत्र। लोक मतलब क्या होगा? तंत्र मतलब क्या होगा? लोक मतलब देखिए क्या हो जाएगा। लोक मतलब आपको हो जाएगा जनता। लोक मतलब क्या हो जाएगा? जनता। लोक मतलब जनता। तंत्र मतलब होता है शासक। क्या हो जाएगा? शासक, यानी जनता के द्वारा शासन।
जनता के द्वारा चलाने वाली शासन को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र कहते हैं, यानी लोकतंत्र का मतलब होता है, लोक मतलब हो गया जनता और तंत्र मतलब शासन, यानी जनता के द्वारा चलाने वाले शासन को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, यहां से आप लोग को अगर कोई पूछ देगा बउआ रे लोकतंत्र क्या है, आप लोग आसानी से बता के आइएगा और वहां पर कहिएगा मुझे कौशल भैया ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं और मेरे माइंड में बिल्कुल अटैच हो गया। ठीक है, माइंड से बाहर जाने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो गया, इनका अंत हो गया। जब ये मर गए तो नेपोलियन युग शुरू हुआ, फ्रांस का चांसलर बना था 1799 में फ्रांस का चांसलर कौन बना था, नेपोलियन बना था। ये बंदा काफी हैंडसम था देखने में भी, तो नेपोलियन फ्रांस का चांसलर बना था और यह इससे पहले सेनापति भी था नेपोलियन। बहुत सारे युद्ध में फ्रांस को जीत भी दिलाया था नेपोलियन ने। नेपोलियन बहुत सारे युद्ध में फ्रांस को जीत दिलाया और नेपोलियन फ्रांस आ गया। उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन फिर फ्रांस आ गया था। ठीक है, जब नेपोलियन फ्रांस आ गया तो बहुत ही कम उम्र में लोकप्रियता हासिल कर लिया। जैसे कहते हैं ना, बहुत कम उम्र में बहुत लोग चाहने वाले बन जाते हैं, लेकिन आप तो चाहते हैं कि हम जितना से जितना कम उम्र में गर्लफ्रेंड का चाहत बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने लोकप्रियता हासिल कर लिया, समाज में उनका डिमांड हो गया कि मुझे इस बंदे को जरूरत है। तो जब ये लोकप्रियता हासिल कर लिए तो फ्रांस में 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन युग चला। नेपोलियन युग का फ्रांस का शासक ये बन गया। कब बन गया, वहां का राजा बन गया फिर 1804 में नेपोलियन। जैसे मोदी जी आए 2014 में और उसके बाद मोदी जी अभी भारत का शासन कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार फ्रांस का जो नेपोलियन है फ्रांस का शासक बना था, लेकिन इसका कार्यकाल कब तक चला, तो 1815 तक रहा। इसका कार्यकाल कब तक रहा, 1815 तक रहा नेपोलियन का। ठीक है, कोई पूछ देगा बउआ रे नेपोलियन भारत का नेपोलियन फ्रांस का चांसलर कब बना था, तो 1799 में। एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। नेपोलियन कौन था, नेपोलियन एक सेनापति था। बहुत सारे युद्ध में फ्रांस को जीत दिलाए थे, तो यहाँ पे नेपोलियन ही दिलाए थे। नेपोलियन फ्रांस आ गया, बहुत ही कम उम्र में क्या हासिल कर लिया था, तो लोकप्रियता हासिल कर लिया था। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक आए हो बहुत ही अच्छा से समझ आ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे वाटरलू की लड़ाई। क्या देखेंगे, वाटरलू की लड़ाई। और नेक्स्ट स्लाइड में एक और स्लाइड आप लोग को पढ़ाएंगे भी, तो कहीं जाने की कोशिश ना करें, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को पढ़ा देते। ठीक है, वाटरलू की लड़ाई। हाँ देखिए, वाटरलू की लड़ाई, जब नेपोलियन ने वाटरलू की लड़ाई लड़ा था तो वो 1815 में हार गया था। 1815 में नेपोलियन क्या हुआ था, नेपोलियन हार गया था। जब हार गया तो सेंट हेलेना नामक टापू पर 1821 में इसका मृत्यु कर दिया। किसी भी चीज को क्षति करोगे ना, अति करोगे तो वहां पर क्षति हो ही जाता है। इसीलिए अगर आपको लोकप्रियता अगर हासिल था, वहां पर उसी ढंग से रहना चाहिए उनको। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 1815 में इस लड़ाई में हार भी गया और 1821 में इसका मृत्यु भी हो गया। मृत्यु कहाँ हुआ, तो सेंट हेलेना नामक टापू पर। ठीक है, अब कल जो आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, वो टॉपिक कौन सा होगा, तो वियना सम्मेलन। वो टॉपिक कौन सा होगा, वियना सम्मेलन होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन। दोस्तों, आपको आज का क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास बहुत ही अच्छा लगा तो आप लोगों ने एक बार चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सामने बेल आइकन का बटन होगा, उसको दबा लीजिए, क्योंकि कल जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर गिरेगा और आपके दोस्त के साथ ये नोटिफिकेशन गिरेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।